टॉपिक पढ़ा था वो तैयार है आप, है ना। कल हमने देखा था रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में, ठीक है ना। रेसिप्रोकल में फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो सेम रहता है अगर एलील जो है वो ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट है। अगर एलील जो है वो एलोसोम्स पे प्रेजेंट है यानी कि सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वहाँ पे रेशियो चेंज होता है। उसके बाद हमने बैक क्रॉस देखा था। बैक क्रॉस मैंने बताया था आपको कि टू नो द जाइगोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की जाइगोसिटी क्या है उसको चेक करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस करते हैं। टेस्ट क्रॉस करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जीन नॉकआउट एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होता है। ये चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना, जिसको हमने पार्शियल डोमिनेंस कहा था या सेमी डोमिनेंस कहा था या इंटरमीडिएट डोमिनेंस कहा था। एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे डोमिनेट एलील जो है वो कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं होती है रिसेसिव एलील पे। जब दोनों एलील मिलती हैं तो वो एक अलग फिनोटाइप देती हैं, जिसमें कि हमने 4 o'clock प्लांट्स का फ्लावर पैटर्न देखा था, एग प्लांट का फ्लावर पैटर्न देखा था, स्नैपड्रैगन प्लांट का फ्लावर पैटर्न कलर देखा था, ठीक है ना। ये एग्जांपल्स हमने देखी थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, ठीक है ना। तो इसी में एक और टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या होता है? देखो, अगर मैं बात करूं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस की नेचर में बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं। अगर हम देखेंगे तो नेचर जो है वो वाइब्रेंट किसकी वजह से है? नेचर वाइब्रेंट है कोडोमिनेंस की वजह से। मतलब कि ज़्यादा फैक्टर जो है, ज़्यादा एलिलिक कॉम्बिनेशन अगर हमें देखने को मिलते हैं तो वो किसके देखने को मिलते हैं? वो हमें कोडोमिनेंस के देखने को मिलते हैं। तो को मतलब यहाँ पे है कि दोनों एलील्स एक अलग कैरेक्टर देती हैं, ठीक है ना। तो कोडोमिनेंस क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे दोनों एलील्स जो है वो हेटेरोजाइगोस स्टेट्स में एक्सप्रेस होती हैं। लिखो इसको, अ कंडीशन वेयर एक्सप्रेशन ऑफ बोथ एलील्स, अ कंडीशन वेयर expression of both alleles occurs in heterozygotes states. That is a condition where expression of both alleles occur in heterozygotes state, that is both alleles produce visible expression. That is both alleles produce visible एक्सप्रेशन। इसमें दोनों एलील जो हैं वो अपना विजिबल एक्सप्रेशन शो करते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अगर मैं कहूँ कोडोमिनेंस में, तो इन केस ऑफ कोडोमिनेंस देयर इज नो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। यहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप नहीं होता है। तो नेक्स्ट में लिखोगे आप, इन केस ऑफ कोडोमिनेंस, in case of codominance there is no dominant recessive relationship। मतलब अगर मान लो हमारे पास कोई कैपिटल ए एलील डोमिनेंट है और ये स्मॉल ए एलील डोमिनेंट है, ये यहाँ पे अपना डोमिनेंस रिलेशनशिप शो नहीं करता है। मतलब यहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें एग्जांपल देखते हैं। कोडोमिनेंस के केस की एग्जांपल आती है। नंबर 1 एग्जांपल है इसमें ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। देखो, अगर ह्यूमन में देखेंगे तो ह्यूमन में मोर देन 35 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं। उनमें से सबसे डोमिनेंट जो है वो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है। दूसरे नंबर पे आता है रो फैक्टर। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप हैं, ठीक है ना। अब देखो, ABA ब्लड ग्रुप की अगर मैं बात करूंगा तो ABA ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय 3 एलील्स। इसको ऐसे समझेंगे कि ABA ब्लड ग्रुप में एग्जांपल को, ABO ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करती हैं 3 एलील्स। एग्जांपल में हम समझते हैं ABO
ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। ठीक है, देखो अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, ह्यूमंस में ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करती हैं 3 एलील्स। सबसे पहले एलील से पहले जीन पता होना चाहिए कि कौन सा जीन जो है वो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है। ह्यूमन के ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है एक जीन, इस जीन का नाम है आई जीन। इस आई जीन की 3 एलील्स हैं। कितनी एलील्स? 3 एलील्स। सबसे पहली एलील है आई ए, दूसरी एलील है आई बी और तीसरी एलील है आई ओ। ठीक है, ये 3 एलील जो है रिस्पॉन्सिबल हैं ए बी ए ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस में। ए बी ए ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस ये एक एग्जाम्पल है मल्टीपल एलीलिज्म का भी, क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलील्स इन्वॉल्व होती हैं। हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। अब देखो, अब अगर आई ए एलील है, ये आई ए एलील किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आई बी एलील किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और आई ओ एलील किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको जहन में रखना है। आई ए एलील रिस्पॉन्सिबल होती है एन एसिटाइल गैलेक्टोस एमाइन ट्रांसफरेज। यहाँ पे एक शुगर जुड़ती है जिसका नाम है एन एसिटाइल गैलेक्टोस एमाइन ट्रांसफरेज। अगर पूरा याद नहीं रहेगा, इतना याद रखना कि गैलेक्टोस एमाइन ट्रांसफरेज जो है ये बाइंड होती है। दूसरा है हमारे पास आई बी, ये है गैलेक्टोस ट्रांसफरेज। दूसरा क्या है ये? गैलेक्टोस, दिस इज गैलेक्टोस ट्रांसफरेज। ठीक है, और थर्ड जो आईओ है, ये आईओ इट इज अ नॉन फंक्शनल प्रोटीन। ये क्या है? नॉन फंक्शनल प्रोटीन है, ये नॉन फंक्शनल प्रोटीन है। अब देखो यहां पे एक रिलेशनशिप भी है इस ब्लड ग्रुप में, मगर मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, को डोमिनेंस में डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप नहीं चलता, लेकिन पूरे अगर हम ब्लड सिस्टम की बात करेंगे देयर इज डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। जैसे आई ए जो है ये डोमिनेंट है आई ओ पे, मतलब अगर आई ए आई ओ साथ में आएंगे, एक्सप्रेशन किसका शो होगा? आई ए का। ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। ऐसे ही आई बी किसके ऊपर डोमिनेंट है? आई ओ पे, यानी कि आई ओ जो है वो रिसेसिव है, आई ए और आई बी क्या है? डोमिनेंट है। अगर ये साथ आ जाए, अगर ये साथ आ जाए आई ए और आई बी, दिस इज द केस ऑफ को डोमिनेंस। ए बी ए ब्लड ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ एक ही केस ऐसा आता है जो कि को डोमिनेंस शो करता है, वो है आई ए आई बी, और इस केस में ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी होगा। इस केस में ग्रुप जो है वो ए बी होगा। अब देखो, अब यहां पे हमने निकालना है कि ए बी ए ब्लड ग्रुप में मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने बनेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने बनेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है n+1/2। ठीक है ये चीज। अब व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ एलील्स। इधर लिखोगे वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलील्स। n क्या है? n है हमारे पास नंबर ऑफ एलील्स। अब देखो इधर n कितना है? 3 है, 3 + 1/2, यह आ जाएगा 3, 4/2, 4 3 12/2। तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने बनेंगे इसमें? 6 ही बनेंगे ना। अब देखो मैं बना के दूंगा आपको, अब मैं इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स बना के दूंगा। देखो पहला जीनोटाइप आएगा आई ए, यह होगा ये आई ए आई ओ, यह होगा आई ए आई ओ। इस केस में जो ब्लड ग्रुप आएगा वो आएगा ए। दूसरा केस आई बी आई ओ, इस केस में ब्लड ग्रुप जो आएगा वो आएगा बी। तीसरा केस आई ओ
इस केस में जो ब्लड ग्रुप आएगा वो आएगा O। फोर्थ केस IA IB ये साथ में आएंगी, तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप है ये आएगा AB। और दिस इज द केस ऑफ कोडोमिनेंस। ये वाला केस क्या है? कोडोमिनेंस का है। तो इधर ऐसे लिखूंगा मैं ये एरो करके कि दिस इज द केस ऑफ कोडोमिनेंस। अदरवाइज ब्लड ग्रुप हमने किस में पढ़ना है? मल्टीपल एलेलिज्म में। ब्लड ग्रुप किस में पढ़ना है? मल्टीपल एलेलिज्म में, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ AB ब्लड ग्रुप जो है, AB ब्लड ग्रुप जो है वो कोडोमिनेंस शो करता है, ठीक है ना। समझा यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, अब ये आ गया यहां तक समझ, ये वाला आया इसमें। अब देखो, हम कोडोमिनेंस वाला लेते हैं, कोडोमिनेंस का क्रॉस करते हैं यहां पे। देखो, एक एलील है हमारे पास IA IB, इसका क्रॉस IA IB के साथ, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां पे सिनेरियो कैसे चेंज होगा। यहां पे बोथ फेनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो रिमेन्स सेम लाइक इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता था वैसे ही कोडोमिनेंस में भी होगा। तो एक साइड क्या लिखूंगा मैं? पुनेट स्क्वायर की बात करेंगे हम तो IA IB एक साइड, दूसरी साइड भी IA और IB। ठीक है। अब देखो यहां पे एक साइड से मान लो F1 है और एक साइड से इसकी सेल्फिंग है। इधर क्या आ जाएगा? IA 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 IB IA IB IA सॉरी IB IB। तो मुझे बताओ यहां पे अगर मैं फिनोटाइपिक रेशियो देखूं, अगर मैं इसका फिनोटाइपिक रेशियो देखूं, ब्लड ग्रुप A वाले कितने हैं, AB वाले कितने हैं, B वाले कितने हैं? 1:2:1। अगर मैं इसका जीनोटाइपिक रेशियो देखूं, मुझे बताओ IA वाले कितने हैं, IA IB वाले कितने हैं, IB वाले कितने हैं? 1:2:1। तो इन केस ऑफ कोडोमिनेंस बोथ जीनोटाइपिक रेशियो एज वेल एज फिनोटाइपिक रेशियो रिमेन्स सेम। तो ये भी एडिशन कर लो। इन केस ऑफ कोडोमिनेंस बोथ जीनोटाइपिक रेशियो एंड फिनोटाइपिक रेशियो रिमेन्स सेम। समझा ये चीज? ये थी पहली एग्जांपल। इस एग्जांपल का नाम था ABO ब्लड ग्रुप। तो मैंने कहा नेचर में अगर हम देखेंगे तो नेचर में सबसे ज्यादा एग्जांपल किसकी देखने को मिलती है? नेचर में सबसे ज्यादा एग्जांपल कोडोमिनेंस की देखने को मिलती है। और यह माना जाता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, ठीक है ना। वो भी कोडोमिनेंस की एक एग्जांपल है, ठीक है ना। क्लियर ये चीज? अब इसकी दूसरी एग्जांपल पढ़ेंगे हम, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। यहां से आपको एक फार्मूला आया नंबर ऑफ जीनोटाइप्स निकालने का, n+1/2। इसको नहीं भूलिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। इन एन पॉपुलेशन देयर आर 16 एलील्स। क्वेश्चन आ सकता है, इन एन पॉपुलेशन देयर आर 16 एलील्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीनोटाइप्स इन अ पॉपुलेशन। तो फार्मूला लगाओगे n+1/2, n आपके पास मैंने दिया, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरी एग्जांपल आती है इसमें, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, आपको पता है हीमोग्लोबिन में एक हीम पार्ट है, आयरन वाला पार्ट, और एक प्रोटीन पार्ट है, ग्लोबिन पार्ट। ये तो पता है आपको। और हीमोग्लोबिन जो है इसमें 2 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। तो बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। अगर मैं बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करूं तो इधर देखो, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन को कंट्रोल करता है एक जीन। बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन को कंट्रोल करता है एक जीन जिसको बोलते हैं हम HB जीन। क्या बोलते हैं? HB जीन। तो इसका नाम ही HB रखा है
क्योंकि ये जीन ही HB है, ये जीन ही HB है। अब इस HB जीन की 3 एलील्स पाई जाती है। इस HB जीन की 2 एलील्स पाई जाती है। या तो ये हीमोग्लोबिन नॉर्मल होगा या ये हीमोग्लोबिन जो है म्यूटेंट होगा, सिकल्ड सेल्ड होगा। कैसे होगा? सिकल्ड सेल्ड। अगर HBN है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म नॉर्मल बनेंगे। क्या बनेंगे? ऐसे ऑर्गेनिजम्स नॉर्मल बनेंगे। और अगर HBS है तो ये है सिकल्ड सेल या सिकल सेल, इसको बोलेंगे म्यूटेंट। इसको क्या बोलेंगे? म्यूटेंट। देखो एक क्रॉस बनाते हैं हम, एक इंडिविजुअल लेते हैं जिसका नॉर्मल हीमोग्लोबिन है और एक ऐसा इंडिविजुअल लेते हैं जिसका म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है। ठीक है, तो देखो एक इंडिविजुअल लेंगे हम HBN, क्योंकि 2 एलील्स हैं तो दोनों एलील नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? नॉर्मल। इस इंडिविजुअल में नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा। इसका क्रॉस हम करेंगे म्यूटेंट के साथ, HBN HBS, ये म्यूटेंट है। ये क्या है? ये म्यूटेंट है। ये नॉर्मल है, ये ऑर्गेनिज्म नॉर्मल है और ये म्यूटेंट है। ठीक है, तो एक साइड में लिखूंगा HBN, एक साइड लिखूंगा मैं HBN और HBS। अब देखो इधर, एक साइड से ये नॉर्मल है और ये म्यूटेंट है। अगर इस केस में देखूं तो यहां पे आएगा HBN, इसके केस में भी आएगा HBN, इस केस में क्या आएगा? HBN, HBS और इसमें HBN, HBS। यानी कि यहां पे म्यूटेंट ही ट्रांसफर हो रहा है। अब इस केस में 50% नॉर्मल है, 50% नॉर्मल है और 50% म्यूटेंट है। यानी कि 50% ऑर्गेनिज्म यहाँ पे नॉर्मल आए और 50% ऑर्गेनिज्म यहाँ पे म्यूटेंट आए। यानी कि 50% जो है वो HBN है और 50% यहाँ पे HBN, HBS है। तो यहाँ पे रेशो जो है वो 1:1 का है। रेशो किसका है? 1:1 का है। अब सिनेरियो चेंज करेंगे। देखो एक पॉपुलेशन ले लेंगे हम HBN, HB। अब देखो इसमें सिनेरियो को छोड़ो आप, इसमें एक चीज देखो आप कि इसमें 3 तरीके के ऑर्गेनिज्म बनेंगे बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म बनेंगे जो HBN होंगे, ये ऑर्गेनिज्म बनेंगे नॉर्मल। ये क्या बनेंगे? नॉर्मल। दूसरे होंगे HBN, HBS, ये होंगे कैरियर। ये क्या होंगे? ये कैरियर या इन्हें हम बोलेंगे म्यूटेंट, क्योंकि इनमें एक एलील में म्यूटेशन हुआ है और ये एक एलील में म्यूटेशन हुआ है, इसका मतलब ये आगे नेक्स्ट जनरेशन में एलील ट्रांसफर होगी। ठीक है ये चीज। और थर्ड कंडीशन क्या बनेगी इसमें? थर्ड कंडीशन बनेगी HBS। ये आ गया सिकल्ड सेल एनीमिया। इससे क्या होगा? सिकल्ड सेल एनीमिया। और इस ऑर्गेनिज्म की हो जाएगी डेथ। इस ऑर्गेनिज्म की हो जाएगी डेथ, क्योंकि ये सिकल सेल एनीमिया, ये डिजीज कैरी करे, इसकी हो जाएगी डेथ। अब ये जो नॉर्मल है, क्या ये सर्वाइव करेगा? ये बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको मलेरिया ने अटैक किया तो मलेरियल पैरासाइट की वजह से इसकी डेथ हो जाएगी। तो नेचर में बचेगा क्या? नेचर में बचेगा HBN, HBS। तो ये भी एक किस्म की कोडोमिनेंस है जो कि नेचर इसको फेवर करता है। ठीक है ये चीज। तो ये 2 एग्जांपल्स थी हमारी कोडोमिनेंस में। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो ये था हमारा कोडोमिनेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है लिथल जीन्स। समझ आया ये टॉपिक? और रिस्पांस दो, समझ आया? देखो नेक्स्ट है हमारे पास लिथल या लिथाल जीन। देखो पहले मैं लिथाल जीन समझाऊंगा आपको, फिर मैं लिखाऊंगा ये। लेट्स सपोज मान लो ये कोई हमारे पास एक एलील है, इस एलील पे ये लोकस है, इस लोकस पे मान लो कोई ये ए जीन है। ये ए जीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के लिए बहुत
इंपॉर्टेंट है। अब ये ए जीन जो है, लेट्स सपोज दिस ए जीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जीन। अब इस ए जीन में म्यूटेशन हो गया और म्यूटेशन की वजह से ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। एक्युमुलेशन ऑफ म्यूटेशन लीड्स टू वेरिएशन, और वेरिएशन जितनी ज़्यादा एक्युमुलेट होंगी उतना एवोल्यूशन आएगा। यानी कि अल्टीमेट काज ऑफ एवोल्यूशन क्या है? म्यूटेशन है। क्या है? म्यूटेशन है। कोई ए जीन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इस ए जीन की हो गई म्यूटेशन। म्यूटेशन की होने की वजह से एक ऑर्गेनिज्म की क्या हो गई? डेथ। और डेथ किसकी वजह से होती है? जब लिथल जीन जो है उसमें म्यूटेशन हो जाए। यानी कि लिथल जीन तो हमारा इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी भी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। अगर इसी में म्यूटेशन हो जाएगी तो ऑर्गेनिज्म की हो जाएगी डेथ, है ना। तो जीन को बोलेंगे लिथल जीन और म्यूटेशन को बोलेंगे लिथल म्यूटेशन। लिखो, देखो, these are the gene which are present at certain locus in the genome. These are the genes which are present at certain locus. These are the gene which are present at certain locus in the genome. They are usually important for growth and development of an organism. So लिखो, these genes are very important for the growth and development of an organism. ये जीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ म्यूटेशन अकर इन सच जीन, को स्टॉप करके, इफ म्यूटेशन occurs in such gene, comma, they causes death of an. If mutation occurs in such gene, they causes death of an organism at certain stage of life. At certain stage of life, such gene are known as lethal gene. ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे जीन को लिथल जीन कहते हैं। ठीक है ना? ठीक है। अब देखो, ये जो लिथल जीन है, ये लिथल जीन 3 तरीके के हैं। लिथल जीन आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 पे आता है डोमिनेंट लिथल जीन, डोमिनेंट लिथल जीन। नंबर 2 पे आता है रिसेसिव लिथल जीन, एंड नंबर 3 इज कंडीशनल लिथल जीन। थर्ड इज कंडीशनल लिथल जीन। ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा। देखो, डोमिनेंट लिथल जीन वो जीन जहां पे डोमिनेंट एलील होगी, उस डोमिनेंट एलील में म्यूटेशन हो जाएगा तो डेथ हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की। रिसेसिव लिथल जीन एलील जो है वो रिसेसिव होगी, उसमें म्यूटेशन होने की वजह से डेथ हो जाएगी। और कंडीशनल लिथल जीन जो है ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है? कंडीशन में। तो डोमिनेंट लिथल जीन में लिखोगे डेथ अकर्स इन विच कंडीशन, इसमें लिखोगे डेथ अकर्स इन, या तो कैपिटल ए कंडीशन में डेथ होगी, या कैपिटल ए स्मॉल ए कंडीशन में होगी। यानी कि या तो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में डेथ होगी, या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में डेथ होगी। नेचर में ऐसी एग्जांपल देखने को मिलती है। हंटिंगटन कोरिया एग्जांपल है, हंटिंगटन कोरिया, हंटिंगटन COREA कोरिया एक एग्जांपल है इसमें। ऐसे आता है दूसरा न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। तो हंटिंगटन कोरिया और न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस।
ठीक है, ये दो आती है इसमें एग्जाम्पल। तो डोमिनेंट लेथाल जीन वो जीन होते हैं जिनकी डेथ किस कंडीशन में आएगी, डोमिनेंट फॉर्म में आएगी, और ये डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है। जब ऐसी कंडीशन में एक ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी, और ये किसकी वजह से होती है, लिथल जीन की वजह से होती है, और ये लिथल जीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यू कैन से दैट ये मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, मतलब मान लो हमारे बॉडी के अंदर अगर ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने वाले जीन ही नहीं रहेंगे, अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज ही नहीं बनेगा, ब्रेन को ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा, तो हम सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे। जीन जो है कुछ जीन वो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर उनमें म्यूटेशन हो जाएगा तो उसकी वजह से हो जाती है ऑर्गेनिज्म की डेथ। ठीक है ना। दूसरी कंडीशन आती है हमारे पास रिसेसिव लिथल जीन। तो रिसेसिव लिथल जीन में डेथ कब होगी, इस केस में आएगी डेथ अकर्स इन स्मॉल ए कंडीशन। तो इसमें डेथ जो है वो रिसेसिव कंडीशन में आएगी, है ना। इसमें लिखोगे कोट कलर ऑफ मीस, इसकी एग्जांपल कोट कलर ऑफ मीस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कोट कलर इन मीस, सिस्टिक फाइब्रोसिस और एनकॉन्ड्रियोप्लेशिया, ये तीन एग्जांपल आते हैं हमारे पास रिसेसिव लिथल जीन में। कंडीशनल लिथल जीन जो होता है डेथ अकर्स इन सम सर्कमस्टांसेस, इसमें लिखोगे डेथ अकर्स इन सम सर्कमस्टांसेस, डेथ अकर्स इन सम सर्कमस्टांसेस। एग्जांपल लिखोगे फेविज्म, एग्जांपल है इसमें फेविज्म। अब फेविज्म क्या होता है, हीमोलिटिक एनीमिया। फेविज्म क्या है, ब्लड सेल टूटेगी, हीमोलिटिक एनीमिया। ठीक है ना। तो ये था टॉपिक हमारा लिथल जीन्स। तो लिथल जीन्स को किसने डिस्कवर किया था, ल्यूसिन क्यूनॉट ने। ल्यूसिन क्यूनॉट ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है ना। कब किया था डिस्कवर, 1905 में, जब क्या स्टडी कर रहे थे, कोट कलर इन माइस, स्टडी इन कोट कलर इन माइस। जब ये स्टडी कर रहे थे कोट कलर इन माइस, तो उस टाइम इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, सिस्टिक, दिस इज नोन एज लिथल जीन्स को। ठीक है, ये चीज यहां तक कोई दिक्कत है, आगे बढ़े आप। काफी अभी कहाँ, फिर सिलेबस भी तो कंप्लीट होना चाहिए ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, मल्टीपल एलेलिज्म। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, एलेलिक सीरीज के नाम से भी जानते हैं इसको, या इससे हम क्या बोलते हैं, इससे हम बोलते हैं मल्टीपल एलेलील्स। इन दो टॉपिक में कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना। मल्टीपल एलेलील्स, देखो मल्टीपल एलेलील्स क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा जीन प्रेजेंट होंगे एक पॉपुलेशन में, है ना। ठीक है ना, एक और ये जीन जो है सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे, इस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टीपल एलेलिज्म, मल्टीपल एलेलील्स। या इसे हम एक और नाम से जानते हैं एलीलिक सीरीज, इसे एक और नाम से जानते हैं एलीलिक सीरीज के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो लिखो इसको डिफाइन, इसकी डेफिनेशन लिखो, व्हेन मोर देन 2 कॉपीज ऑफ ए जीन आर प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन,
when more than 2 copies of a gene are present in a population which are present at same locus, कामा करके, which are present at same locus and involved in same function and involved in सेम फंक्शन। ठीक है ना, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील्स। अब ये मल्टीपल एलील्स किसकी वजह से बनती है? दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूटेशन। दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूटेशन। देखो इस पॉइंट को समझेंगे। लेट्स सपोज मान लो एक पॉपुलेशन में कैपिटल ए एलील थी। ठीक है ना, इस कैपिटल ए एलील में अब म्यूटेशन हुआ तो ये स्मॉल ए बन गया। अब मान लो इस कैपिटल ए में भी म्यूटेशन हो गया तो ये स्मॉल ए बन गया। अब अगर इसमें भी म्यूटेशन आ गया तो ये ए प्राइम बन जाएगी। कुछ इस तरीके का म्यूटेशन होगा। तो जब म्यूटेशन किसी एलील में कंटिन्यूअस चलेगा उसकी वजह से मल्टीपल एलीलिज्म डेवलप होता है। ठीक है ना, तो मल्टीपल एलील्स आर द रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन। ये म्यूटेशन का रिजल्ट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। Since in a single individual only 2 copies of a gene, since in a single individual, only 2 copies of a gene can be there, full stop. So far, multiple allelism we have to study the population. अगर हमने मल्टीपल एलीलिज्म को पढ़ना है तो मल्टीपल एलीलिज्म को पढ़ने के लिए हमें किसको पढ़ना है? हमने पॉपुलेशन को स्टडी करना है। अब देखो मल्टीपल एलीलिज्म ये डोमिनेंट भी हो सकता है, को डोमिनेंट भी हो सकता है और बोथ भी हो सकता है। मल्टीपल एलीलिज्म जो है ये डोमिनेंट भी हो सकता है, ये को डोमिनेंट भी हो सकता है और ये बोथ भी हो सकता है। आज मैं इसकी एग्जांपल लिखाऊंगा, कल हम इनकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो इनके एग्जांपल में सबसे पहले आता है, ये सारी एग्जांपल समझनी है और पढ़नी है। मल्टीपल एलीलिज्म की पहली एग्जांपल है डक फीदर्स पैटर्न। डक फेदर्स पैटर्न। ठीक है, ये पहली एग्जांपल है इसकी। दूसरी एग्जांपल आती है एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप। थर्ड एग्जांपल है कोट कलर इन रैबिट। कोट कलर इन रैबिट। फोर्थ आता है एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप। और फिफ्थ आता है रो फैक्टर। ये 5 इसकी मेन एग्जांपल्स हैं मल्टीपल एलील्स के। ठीक है ना, तो इन 5 एग्जाम्पलों को हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। कोई क्वेश्चन तो नहीं है?